हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एमाइल दुर्खिम का संपूर्ण विश्लेषण कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर एक छोटे पॉइंट को जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे उसे बारीकी से कंप्लीट करेंगे, वो भी बिल्कुल हिंदी में, बिना किसी देर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण अवधारणा कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण अवधारणा में बहुत सारी अवधारणा है, इसमें बहुत सारी अवधारणा से सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन कुछ अवधारणा ऐसी भी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े मोड़े अक्सर आते हैं। तो जिसमें हम लोग देखते हैं, पहला है सामाजिक तथ्य, फिर है आत्महत्या। आत्महत्या के 4 प्रकार हैं, आपको पता होगा। यांत्रिक एकता और जैविक एकता, सामाजिक एकता, एनोमी की अवधारणा किसने दी थी बताइए। उसके बाद है सामूहिक चेतना, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप। ये सारी अवधारणा है महत्वपूर्ण। फिर है धार्मिक और टोटमवाद, सामाजिक व्यवस्था, श्रम विभाजन, अपराध और दंड की भूमिका, कार्यात्मकता, सामाजिक परिवर्तन और शैक्षणिक समाजशास्त्र। ये सारी अवधारणाएं हैं दुर्खिम की। इन सभी अवधारणा को हम लोग बेसिक कंप्लीट करेंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अवधारणा से। पहली अवधारणा हम लोग देखते हैं, सामाजिक तथ्य वे तरीके हैं, कार्य हैं और सोचने व व्यवहार करने के रूप हैं जो व्यक्ति पर समाज द्वारा बाहर से थोपे जाते हैं। समाज में अक्सर यह शुरू से चलता आ रहा है, समाज में समाज के लोगों पे अपनी बनाई हुई व्यवस्था, व्यवहार, नियम, सोचने के तरीके आदि को थोप देते हैं। इसकी मुख्य विशेषता और की पॉइंट देख देते हैं। पहला है बाह्य, एक्सटर्नल। तो देखते हैं एक्सटर्नल। बाह्य में सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर होती है, ये हमारे समाज, परंपरा, संस्था आदि में मौजूद होती है। अब है बाध्यकारी। बाध्यकारी में ये व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि वह किसी विशेष ढंग से आचरण करे, जैसे में शादी की उम्र। अगर व्यक्ति सही उम्र पे शादी ना करे तो ये समाज में एक प्रेशर बनने लगता है कि लोग जितना जल्दी हो सके उम्र के साथ शादी कर लिया जाए। फिर लोगों को प्रणाम करना, बड़े का आदर करना। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं, कोई बड़े आए हैं, अगर आप उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं तो उनमें भी आपको कहा जाएगा कि आप में सही संस्कार नहीं है। त्यौहार मनाना आदि ये सारे बाध्यकारी कानून के तहत आते हैं। सामूहिक चेतना में ये व्यक्तिगत नहीं होती, सामूहिक सोच का हिस्सा होती है। जब ये सामूहिक सोच का हिस्सा ही है तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नैतिकता, धर्म, भाषा, कानून, ये सारे सामूहिक सोच के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। भाषा, बोलने का तरीका, धार्मिक रीति रिवाज, विवाह की सामाजिक परंपरा, कानून और नियम। कानून और नियम के बाद फैशन के चलन, अपराध की धारणा। अब फाइनली इसका दुर्खिम का उद्देश्य देख लेते हैं। समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाना चाहते थे और उनके लिए उन्होंने कहा है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन वैसे ही करो जैसे भौतिक वस्तुओं का करते हो, यानी समाज को विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ रूप में देखो। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन वैसे ही किया जाए जैसे कि भौतिक वस्तु को हम लोग देखते हैं। समाज को विज्ञान की तरह वस्तुनिष्ठ रूप में देखना चाहिए। अब है टाइप ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खिम ने 2 प्रकार की सामाजिक तथ्य की बात की थी। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य में जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, स्कूल जाना, शादी करना, बोलना आदि। विकृति सामाजिक तथ्य में जो समाज में अनियमित रूप से होता हुआ आ रहा है या विकृत माने जाते हैं, जैसे में अपराध हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, आत्महत्या हो गया आदि, हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह से विकृति में और भी बहुत सारे अपराध शामिल हो जाते हैं। आप इसे डिटेल में और एग्जाम्पल के अनुसार देख सकते हैं। दुर्खिम का शोध पे जो जोर दिया है उन्होंने, मैथोडोलॉजी पे, उन्होंने कहा है सामाजिक तथ्य को वस्तु यानी थिंक की तरह देखो, वस्तु की तरह देखो, सामाजिक तथ्य को वस्तु की तरह ही देखो, साइंटिफिकली और या फिर ऑब्जेक्टिविटी। इसका अर्थ है कि समाजशास्त्र को बिना व्यक्तिगत भावना के समाज का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि समाजशास्त्र को बिना किसी व्यक्तिगत भावना से, लोगों में जो भी व्यक्तिगत भावना आती है वो भावना को साइड हटा करके समाज का अध्ययन करना चाहिए।
समाज वर्सेस मनोविज्ञान के तथ्य का भेद देख लेते हैं। तथ्य के भेद में सामाजिक तथ्य समाज द्वारा बनाए गए व्यक्ति पर बाहरी दबाव डाले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्य में व्यक्ति की आंतरिक मानसिक क्रिया जैसे में भावनाएं, यादें हो सकते हैं। दुर्खिम ने जोर देकर कहा है कि समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से अलग रखना चाहिए। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 ईस्वी में ये बुक में दुर्खिम ने सोशल फैक्ट की अवधारणा को विस्तार से समझाया था। A social fact is every way for acting, fixed for not, capable of exercise on the individual at external constant। अब रिवीजन देख लेते हैं। सामाजिक तथ्य समाज के बनाए गए नियम जो व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। ये समाज के बाहर मौजूद होते हैं और व्यक्ति को विशेष तरीके से सोचने और व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इसे वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करना चाहिए। ये हमारा फाइनल और शॉर्ट रिवीजन है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगली अवधारणा है हमारी। अगली अवधारणा में आत्महत्या देखेंगे। दिस सुसाइड इनकी बुक थी ली सुसाइड, फिर से ट्रांसलेट करके बनाया गया सुसाइड 1897 ईस्वी में। यह समाजशास्त्र के इतिहास में पहली बार था जब दुर्खिम ने आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत माने जाने वाले विषय को सामाजिक अध्ययन बताया है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या लोगों के व्यक्तिगत मानों से नहीं होता है। आत्महत्या होने का महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक दबाव। दुर्खिम द्वारा बताए गए आत्महत्या के 4 प्रकार हैं: एगोस्टिक, एल्टोस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। तो सारे को ध्यान से देखते हैं। चलिए शुरू करें। अहमवादी आत्महत्या, जिसमें व्यक्ति समाज से अलग महसूस करता है। व्यक्ति खुद को समाज में घुला मिला महसूस नहीं करता। बहुत ज़्यादा अकेलापन होने के कारण, कम समाजीकरण होने के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी आत्महत्या को आत्महत्या एगोस्टिक आत्महत्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अकेले रहने वाले व्यक्ति, बुजुर्ग, आत्मकेंद्रित लोग। दूसरा है अनुरूपतावादी आत्महत्या, एल्टोस्टिक आत्महत्या, जब व्यक्ति समाज के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, समाज में आने वाली हर संकट को खुद पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की हत्या लोग समाज के लिए अपना जीवन बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या को एल्टोस्टिक आत्महत्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं आत्मघाती हमले, आत्मघाती हमलावर में फिर सैनिक बलिदान, सती प्रथा आदि। ये सारी आत्महत्याएं जो है अनुरूपतावादी आत्महत्या के अंदर आएगी। इसे परार्थवादी आत्महत्या भी कह सकते हैं। अहमवादी पहले वाले को आत्महत्या को अहमवादी आत्महत्या भी कह सकते हैं। परार्थवादी, नामानक्ष भाग्यवादी, एगोस्टिक, एल्टोस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। अविनियमित आत्महत्या एनोमिक, जब समाज में नियम और नियंत्रण का अभाव होता है, कम सामाजिक नियमन, इस प्रकार में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आर्थिक मंदी, समृद्धि में अचानक बदलाव आ जाना। अगर इंसान अचानक से ही बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के अगर लोग करोड़पति बन जाए तो फिर कुछ टाइम बाद लोगों के अंदर कुछ करने की चाहत खत्म हो जाती है और इस प्रकार में भी लोग आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। संवैधानिक आत्महत्या में जब व्यक्ति पर अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण होता है, अत्यधिक नियमन। एग्जाम्पल में जेल में बंद कैदी, बाल विवाह से ग्रस्त युवतियाँ और भी बहुत सारे कुप्रथाओं से तंग आकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसमें आत्महत्या कर लेती है। इसे संवैधानिक आत्महत्या कह सकते हैं। टू द पॉइंट देखते हैं प्रकार में एगोस्टिक, एल्टोस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। सामाजिक आर्थिक एकीकरण और सामाजिक नियमन में आप इसे देख सकते हैं। चलते हैं आगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। दुर्खिम यह दिखाना चाहते हैं आत्महत्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से हुई है, यानी कि ये सिर्फ मानसिक बीमारी या डिप्रेशन से नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और संबंधों की मजबूती कमजोरी से जुड़ी हुई है। दुर्खिम का शोध, उन्होंने आत्महत्या पर सांख्यिकी आंकड़े का उपयोग किया, स्टैटिकल डाटा। उन्होंने यूरोपीय देश में आत्महत्या दर, सुसाइड रेट का अध्ययन किया। विभिन्न धर्म, कैथोलिक,
वर्सेस प्रोटेस्टेंट की आत्महत्या दर की तुलना की। प्रोटेस्टेंट निष्कर्ष निकाला गया कि प्रोटेस्टेंट समाज में आत्महत्या दर अधिक पाई जाती क्योंकि उनमें सामाजिक एकीकरण कम था। धार्मिक और पारिवारिक संबंध की भूमिका। धार्मिक रूप से जुड़े व्यक्ति आत्महत्या कम करते हैं। शादीशुदा एवं बच्चों वाले लोग भी आत्महत्या की संभावना कम होती, कारण उनका सामाजिक बंधन मजबूत होता है। दुर्खिम की आलोचना अब करते हैं, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने आलोचना की, उन्होंने केवल सांख्यिकी डेटा पर ध्यान दिया था, व्यक्तिगत अनुभव और मनोविज्ञान पहलू को नज़रअंदाज किया था। आत्महत्या को केवल सामाजिक पहलू से देखना काफ़ी नहीं है। यांत्रिक और जैविक एकता। यांत्रिक एकता में सबसे पहले दुर्खिम की बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1993 में दुर्खिम का उद्देश्य यह समझाना था कि समाज कैसे एकजुट रहता है और जैसे जैसे समाज आधुनिक होते जाता है उसकी एकता का तरीका भी बदलते जाता है। इसके दो प्रकार हैं। सामाजिक एकता, पहला है यांत्रिक एकता। इसमें समाज कैसा होता है? इसमें समाज जो है पारंपरिक होता है, छोटा होता है और साधारण समाज होता है। लोगों की विशेषता में सब लोग एक जैसे होते हैं, कार्य, सोचने की क्षमता, विश्वास में आदि। सामाजिक बंधन में समानता के कारण होती है। नियंत्रण, सामूहिक चेतना बहुत मजबूत होती है। उदाहरण में ग्रामीण समाज, जनजाति समुदाय आदि। कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, परंपरा, समानता, सामूहिक चेतना, साधारण समाज। दूसरा है जैविक समाज। समाज, आधुनिकता, बड़ा, जटिल। उदाहरण में शहरी समाज, आधुनिक औद्योगिकरण में। इसके कीवर्ड में है विभाजन, परंपरा, विविधता, जटिल समाज। सामाजिक बंधन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आगे इसकी तुलना देख लेते हैं हम लोग। सामूहिक चेतना, इसमें बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक चेतना वह साझा विश्वास, भावना और नैतिक दृष्टिकोण है जो किसी समाज के सभी सदस्य में सामान्य रूप से होती है। इसकी मुख्य विशेषता है सामूहिक रूप से साझा, शेयर ऑफ ऑल। यह व्यक्तिगत विचार नहीं होता बल्कि पूरे समाज के लिए एक साझा दृष्टिकोण होता है। सामाजिक नियंत्रण का माध्यम में यह तय करता है कि लोग कैसे सोचते हैं और क्या करें और क्या ना करें। नैतिक बंधन में यह समाज के सदस्यों को नैतिक रूप से एक दूसरे से जोड़ता है। सामाजिक एकता में सहायता, यांत्रिक एकता में यह सबसे मजबूत और भूमिका निभाता है। यांत्रिक वर्सेस जैविक समाज में सामूहिक चेतना। समाज का प्रकार, सामूहिक चेतना की भूमिका। यांत्रिक समाज जो है वो बहुत मजबूत और प्रभावशाली होती है। जैविक समाज कमज़ोर लेकिन आवश्यक होती है। उदाहरण में धर्म, धार्मिक परंपराएं जैसे में दिवाली मनाना, देशभक्ति की भावना, अपराध के प्रति समाज का सामान्य निंदा, नैतिक मानदंड आदि। दुर्खिम का विचार। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप में अब हम लोग देखने वाले हैं द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में दुर्खिम का उद्देश्य था धर्म की सामाजिक जड़ें क्या होती है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि धर्म समाज की रचना और एकता का केंद्र है। मुख्य अवधारणा में टोटमवाद, टोटमिज्म में दुर्खिम ने ऑस्ट्रिया की आदिवासी जनजातियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये जनजाति एक टोटम को पूजती है, जैसे में कोई जानवर, पौधा या फिर चिन्ह। टोटम क्या है? एक प्रतीक, एक पवित्र प्रतीक जो जनजाति की पहचान और एकता का प्रतीक है। दुर्खिम के अनुसार जब लोग टोटम की पूजा करते हैं तो वे असल में समाज की पूजा करते हैं। पवित्र और अपवित्र। दुर्खिम ने धर्म को दो भाग में बांटा है। एक है पवित्र। पवित्र में वो विशेष होता है जो विशेष होता है, पूजनीय होता है, नियमों से जुड़ा होता है, जैसे में मूर्ति हो गया, ग्रंथ हो गया आदि। अपवित्र में जो सामान्य होता है, जो रोज़मर्रा में यूज किया जाता है, जैसे में खाना, कपड़ा, भोजन, वस्त्र, मकान आदि। धर्म का मुख्य कार्य इन दोनों के बीच अंतर बनाए रखना होता है। धर्म और सामाजिक एकता में अंतर। धर्म लोगों को सामूहिक भावना से जोड़ता है।
जैसे में पूजा, त्योहार, अनुष्ठान, ये समाज की एकता और सामूहिक चेतना को मजबूत करती है। दुर्खिम का निष्कर्ष में देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है। धर्म एक सामाजिक संस्था है जो समाज को एक साथ बांधता है। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो असल में हम समाज की पूजा कर रहे होते हैं, ऐसा दुर्खिम का मानना है। दुर्खिम का श्रम विभाजन में डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में दुर्खिम का उद्देश्य था, जैसे जैसे समाज जटिल होता जाता है वैसे ही वैसे लोग विभिन्न भागों में बढ़ते जाते हैं और यह समाज को कैसे जोड़ता है। श्रम का विभाजन का अर्थ है जब समाज के लोग अलग अलग कार्य में विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो व्यक्ति समाज में एक साथ एक अलग भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति समाज में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। उद्देश्य में एक डॉक्टर है तो वो इलाज करेगा, एक किसान है तो वो भोजन देगा, फसल उगाएगा, एक शिक्षक है तो वो ज्ञान देगा। इसी तरह से तो अब दूसरा है श्रम विभाजन और सामाजिक एकता का संबंध। दुर्खिम ने कहा था कि श्रम विभाजन समाज में जैविक एकता को जन्म देती है। जैसे जैसे लोग अलग अलग काम में लगते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते जाते हैं, इससे सामाजिक एकता मजबूत होती जाती है। स्वास्थ्य वर्सेस विकृति समाज में। नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर जब श्रम विभाजन संतुलित होता है तो लोगों के बीच सहयोग और न्याय बना रहता है। एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर में जब श्रम का बंटवारा अत्यधिक हो जाता है तो व्यक्ति अपने काम से अलगाव महसूस करने लगता है और इससे ही एनोमी की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आगे चलता है श्रम की विभाजन की समस्या। दुर्खिम ने माना कि अगर श्रम विभाजन अनुचित तरीके से होती है तो लोग न्याय और सम्मान नहीं पाते हैं, तो समाज में तनाव, असंतुलन और आत्महत्या जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। श्रम विभाजन आधुनिक समाज की नींव है जो सामाजिक एकता और परस्पर निर्भरता को जन्म देती है, लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए तो एनोमी, संघर्ष और अलगाव जैसी समस्याएं पैदा कर देती है। एनोमी, नियमहीनता या फिर सामाजिक दिशा का अभाव। दुर्खिम का अनुमानना है कि जब समाज में स्थापित नियम, मूल्य और नैतिक नियंत्रण कमज़ोर या टूटने लग जाते हैं तो व्यक्ति उलझन और असमंजस्य में पड़ जाता है। यही स्थिति एनोमी कहलाती है। इसकी मुख्य विशेषता, सामाजिक नियमन की कमी। व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। समाज की दिशा अस्पष्ट होती है, संक्रमण काल में प्रकट होती है। जब वह समाज तेजी से बदल रहा होता है तो औद्योगिकरण, संकट, आर्थिक संकट या फिर युद्ध के समय की बात है। व्यक्तिगत असंतुलन में व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच टकराव महसूस करता है। इससे मानसिक तनाव, अस्थिरता और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। दुर्खिम के अनुसार एनोमी की स्थिति उत्पन्न होती है आर्थिक मंदी या फिर अचानक समृद्धि के कारण, विवाह टूटना या फिर सामाजिक बंधनों का कमज़ोर होना, पारंपरिक मूल्य का पतन होना। ये सारे जो हैं व्यक्तिगत असंतुलन में आते हैं। एनोमी और आत्महत्या। दुर्खिम ने कहा था कि एनोमिक सुसाइड उन्हीं लोगों में होता है जो ऐसी सामाजिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे होते हैं। एग्जाम्पल में जब अमीर व्यक्ति अचानक दिवालिया हो जाए या फिर किसी समाज में नैतिक नियंत्रण खत्म हो जाए। दुर्खिम के अनुसार एनोमी सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक विघटन का लक्षण भी है। अपराध और दंड, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड और अन्य लेख। दुर्खिम ने सोचा कि अपराध समाज का सामान्य और आवश्यक हिस्सा है। अगर समाज में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे अपराध नहीं हो। समाज में अपराध होने के बाद ही समाज के नियमों का पता चलता है, समाज के नियमों में बदलाव आता है। यह सुनने में ही अजीब लगता है लेकिन उनके तर्क बहुत ही मजबूत थे। दुर्खिम सर के तक बहुत मजबूत थे। मुख्य अवधारणा में अपराध का समाज में होना सामान्य है, नॉर्मल है।
दुर्खिम मानते थे कि कोई भी ऐसा समाज नहीं जहां अपराध बिल्कुल भी ना हुआ हो। हर समाज में कुछ न कुछ नियमों का उल्लंघन होता ही है, ये फिक्स है। ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अपराध का होना बताता है कि समाज जीवित है और बदलाव कर सकता है। इसीलिए समाज में अपराध होना भी बहुत ज़रूरी है। अपराध समाज के लिए कार्यात्मक है। दुर्खिम ने मुख्य 3 प्रकार के फंक्शंस की बात की है। पहला है सामाजिक एकता को मजबूत करना। जब लोग किसी अपराध की निंदा करते हैं तो वे एकजुट होते हैं। इससे सामूहिक चेतना और मजबूत होती है। नैतिक सीमा की परिभाषा अपराध यह तय करता है कि क्या गलत है। समाज के नियम और स्पष्ट हैं। सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। कभी कभी अपराध भविष्य में कानून में सुधार लाता है। उदाहरण में महिला के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू में अपराध माना जाता था और बाद में ये कानूनी हक बन गया है। दंड की भूमिका। शुरू में हमारे यहाँ सती प्रथा भी थी। ये भी पहले एक नियम माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला, धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि ये कोई दंड नहीं, ये कोई नियम नहीं, बल्कि ये भी एक सामाजिक अपराध ही है। दुर्खिम के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी को पीड़ा देना नहीं होता, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना को पुनः स्थापित करना होता है। अपराधी को ये समझाना होता है कि उन्होंने जो किया है वो गलत है और फिर वो दोबारा अपने आने वाले समय में ऐसी अपराध ना करें। उसके आगे है, इसमें नैतिक व्यवस्था बनी रहती है। समरी। अपराध का स्वभाव यह समाज में सामान्य और अनिवार्य है। कार्य सामाजिक एकता, नैतिक सीमाएं, परिवर्तन की दिशा, दंड का उद्देश्य सामूहिक चेतना की रक्षा, समाज का संतुलन, ये सारे हमारे समरी में आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाज में अपराध होना भी ज़रूरी है। अगर समाज में अपराध नहीं होगा, समाज के नियम नहीं बदलेंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा कि समाज जिंदा है या फिर नहीं। तो समाज जीवित है, इस बात को यही बात प्रूव करती है कि हाँ, अगर समाज में अपराध हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज जीवित है। दुर्खिम की अगली अवधारणा है, चल देखते हैं क्या है, कार्यात्मकता। दुर्खिम को कार्यात्मक दृष्टिकोण का जनक माना जाता है, यानी कि फंक्शनलिज्म का जनक अगर माना जाएगा, अप्रोच का जनक, तो वो है दुर्खिम। क्या है कार्यात्मकता? दुर्खिम ने समाज को एक जैविक अंग की तरह देखा है। जिस तरह शरीर के अलग अलग अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज के अलग अलग संस्थान, जैसे में परिवार, धर्म, शिक्षा, ये सब अलग अलग होते हुए भी साथ मिलकर सामाजिक एकता को बनाए रखने में मदद करती है। मुख्य बातें देख लेते हैं। मुख्य बातों में देखते हैं सामाजिक तथ्य का कार्य। हर सामाजिक तथ्य, जैसे में धर्म, कानून, विवाह का एक विशिष्ट कार्य, फंक्शंस होता है। यह कार्य सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक चेतना को बनाए रखता है। जैसे में धर्म नैतिक नियम बनाता है, कानून व्यवहार को नियंत्रित करता है, शिक्षा समाजीकरण करता है आदि। सहसंयोजन और संतुलन। समाज तभी स्थिर रहता है जब हर संस्था अपने कार्य को ठीक से निभाती है। कार्यात्मकता इस सामंजस्य को समझने का प्रयास करता है। कार्यात्मक विश्लेषण। दुर्खिम ने प्रत्येक सामाजिक तथ्य का अध्ययन यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह उद्देश्य से किया था। सामाजिक विकृति। सामाजिक विकृति में हालांकि दुर्खिम ने विकृति शब्द का बहुत कम प्रयोग किया था, लेकिन आगे चल कर के मर्टन ने कहा था कि अगर कोई संस्था अपना कार्य ठीक से नहीं निभा पा रही है तो वह विकृति कहलाती है। दुर्खिम के फंक्शंस के मुख्य घटक देख लेते हैं। संरचना समाज कई संस्थाओं से बना होता है। कार्य, हर संस्था एक विशेष कार्य करती है। फिर है संतुलन। जब सभी संस्थाएं ठीक से चलती है, सभी संस्थाएं अपना अच्छे से कार्य करती है, तब समाज में संतुलन बना रहता है। कार्यात्मकता के अनुसार समाज एक संतुलित प्रणाली है जहां हर तरह के रिलीजन्स, लॉ, एजुकेशन आदि मिलकर समाज की एकता बनाए रखती है। अब हम लोग दुर्खिम के आलोचकों को देख लेते हैं। मार्क्स ने इनकी आलोचना की। तो पहले दुर्खिम कहते हैं, दुर्खिम की अत्यधिक वस्तुनिष्ठता पद्धति की आलोचना की है मार्क्स ने। वेबर का तर्क था कि समाज को केवल गहरी सामाजिक तथ्यों से नहीं, बल्कि व्यक्तियों की समझ, वर्स्टहैंड और अभिक्रियाओं से समझा जाना चाहिए।
कीवर्ड में देख सकते हैं तो वर्स्टहैन है, सब्जेक्टिविटी, सोशल एक्शन आदि। मार्क्स और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। मार्क्स ने कहा था दुर्खिम का फंक्शनलिज्म सामाजिक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, वर्गभेद और समानता की उपेक्षा करती है। दुर्खिम ने समाज को स्थिति और संतुलित माना है, लेकिन मार्क्स के अनुसार समाज में बदलाव संघर्ष और शोषण से होता है। की पॉइंट में कॉन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक बेस्ड। पार्सन्स के अनुसार आंशिक रूप से पार्सन्स ने दुर्खिम की फंक्शनलिज्म को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्खिम ने इसे सिस्टमैटिक ढंग से नहीं किया था, इसलिए पार्सन्स ने इसे और भी अत्यधिक सुव्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया है। मर्टन आते हैं। मर्टन ने दुर्खिम के फंक्शनलिज्म की आलोचना करते हुए कहा कि डिसफंक्शन और लैटेंट फंक्शन जैसी अवधारणा। उन्होंने कहा कि दुर्खिम ने सिर्फ स्पष्ट कार्य पर विशेष जोर दिया है, नकारात्मक पक्ष को नज़रअंदाज कर दिया है। फिर है पोस्ट मॉडर्न थिंकर। उन्होंने कहा कि दुर्खिम की समाज के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही बड़ा नैरेटिव है और आधुनिक समाज की विविधता, समाज और पावर संबंधों को नहीं समझता है। विशेष रूप से धर्म, अपराध और सामूहिक चेतना पर उनके विचार पुराने ढर्रे के हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। उन्होंने दुर्खिम की स्ट्रक्चरल दृष्टिकोण की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत, इंटरेक्शनिज्म और प्रतीक सिंबॉलिक की भूमिका को नज़रअंदाज किया था। आप सब बताइए कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा किसने दी थी? अब ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसे एक बार आप लोग देख लीजिए और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट के पॉइंट थे वो सारे शॉर्ट फॉर्म में कवर कर लिए हैं। इसमें ऐसा एक भी फालतू का कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी बकवास वाली बातें नहीं हैं जो कि अदरवाइज़ की गई हो। ये सारे की पॉइंट है, सारे बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।